स्टार्ट करते हैं तो गुड मॉर्निंग पुनीता जी। विजय कुमार, आज आप फर्स्ट डे आए क्या विजय कुमार? चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। हम लोग जो परसों हम लोगों ने मंडे की क्लास थी उसमें हम लोगों ने स्टार्ट किया था भारतीय नृत्य। भारतीय नृत्य, इंडियन डांस। तो भारतीय नृत्य में मैंने आप लोगों को नृत्य की जो आरंभ हुआ वो मैंने आपको बताया इंडस वैली से लेकर के, और मैंने आपको जो आधुनिक काल है इस समय तक मैंने आपको बताया नृत्य। आधुनिक काल में मैंने बताया कि नृत्य कितने प्रकारों में बंटी, कितने भागों में। उसके बाद नृत्य के बारे में और भी जो बहुत सारी चीजें थी उसके हम लोगों ने चर्चा कर ली थी। आज थोड़ा सा आपका 20-25 मिनट का टॉपिक नृत्य के बारे में और है, और आज ही हम लोग स्टार्ट करते हैं स्थापत्य कला यानी आर्किटेक्चर। तो नृत्य के बारे में उसी के आगे आप दोनों लोग तो मेरे ख्याल से लास्ट क्लास में थे ही, और जो बच्चे थे वो आज नहीं है। मैं व्हाट्सएप मैसेज कर दूँ जरा। तो हमको आज उसी का आगे लोग टॉपिक बता रहे हैं, और आज हम बात करेंगे शास्त्रीय नृत्य। हम बात करेंगे आगे तक शास्त्रीय नृत्य क्या है और शास्त्रीय नृत्य की शैलियों की बात करेंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए अभी एक है भारतीय नृत्य कला अकादमी, और इस भारतीय नृत्य कला अकादमी के द्वारा 8 नृत्य ऐसे हैं जिनको शास्त्रीय नृत्य की संज्ञा दी गई है। ठीक है, 7 नृत्य ऐसे हैं जिनको शास्त्रीय नृत्य की संज्ञा दी गई है। तो कहीं डाल लीजिए भारतीय नृत्य की शैलियां, कहीं डाला है भारतीय नृत्य की शैलियां, भारतीय नृत्य की शैलियां। और उसमें लिखिए भारत में नृत्य की, भारतीय नृत्य की शैलियां कहीं डालिए, और लिखिए भारत में नृत्य की जड़ें, भारत में नृत्य की जड़ें प्राचीन परंपराओं से जुड़ी हुई हैं। भारत में नृत्य की जड़ें प्राचीन परंपराओं से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, पुलिस साहब आगे लिखिए इस विशाल उपमहाद्वीप में, इस विशाल उपमहाद्वीप में नृत्य की कई विधाओं ने जन्म लिया। इस उपमहाद्वीप में नृत्य की कई विधाओं यानी कई टैक्टिक्स, नृत्य की कई शैलियों ने, है ना। तो इस उपमहाद्वीप में नृत्य की कई विधाओं ने जन्म लिया। ठीक है, फुल स्टॉप लगा लिखिए, फुल स्टॉप लगा लिखिए प्रत्येक विधा, प्रत्येक विधा किसी विशिष्ट क्षेत्र, कई विधा किसी विशिष्ट क्षेत्र अथवा अथवा व्यक्तियों के समूह के, तथा प्रत्येक विधा किसी विशिष्ट क्षेत्र अथवा व्यक्तियों के समूह के, व्यक्तियों के समूह के लोकाचार का प्रतिनिधित्व करती है। तथा प्रत्येक विधा व्यक्तियों किसी विशिष्ट क्षेत्र तथा व्यक्तियों के समूह का प्रतिनिधित्व करती है। आगे पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए संगीत नाट्य अकादमी, संगीत नाट्य अकादमी के द्वारा
संगीत नाट्य अकादमी के द्वारा 8 भारतीय नृत्यों को, संगीत नाट्य अकादमी के द्वारा 8 भारतीय नृत्यों को 8 भारतीय नृत्यों को शास्त्रीय नृत्य की श्रेणी में रखा गया है। 8 भारतीय नृत्यों को शास्त्रीय नृत्य की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, 8 भारतीय नृत्य को शास्त्रीय नृत्यों की श्रेणी में रखा गया है। पहला है ना लिए भरतनाट्यम। पहला शास्त्रीय नृत्य कौन सा हो गया? भरतनाट्यम। 8 शास्त्रीय नृत्य है, भरतनाट्यम हो गया, ओडिसी हो गया, कुचिपुड़ी हो गया, है ना। उसके बाद आपका मोहिनी अट्टम हो गया, सतारिया हो गया, कथकली हो गया, कथक हो गया, और एक आपका हो गया मणिपुरी। तो 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। इसमें सबसे पहला क्या है? भरतनाट्यम। जैसे ओडिसी है, मणिपुरी है, ये तो आप लोग नाम से समझ जाएंगे कहाँ के हैं। तो पहला देखिए भरतनाट्यम। देखिए यह है शास्त्रीय नृत्य का, यह शास्त्रीय नृत्य का एक प्रसिद्ध नृत्य है। ये शास्त्रीय नृत्यों में से एक प्रसिद्ध नृत्य है तथा इसका संबंध कहां से है? इसका संबंध दक्षिण भारतीय तमिलनाडु से। तो भरतनाट्यम कहां से हो गया? जो हो गया तमिलनाडु से, तथा इसका संबंध दक्षिण भारतीय राज्य तमिलनाडु से है। ठीक है, आगे लिखिए। इसका नाम देखिए, नाम है भरतनाट्यम, तो भरत जो वर्ड है किससे लिया गया? भारत से। तो इसका नाम भारत शब्द से लिया गया है। इसका नाम भारत शब्द से लिया गया है। इसका नाम भारत शब्द से लिया गया है तथा इसका संबंध नृत्य शास्त्र से है। तथा इसका संबंध किससे है? नृत्य शास्त्र। तथा इसका संबंध नृत्य शास्त्र से है। तथा इसका संबंध नृत्य शास्त्र से है। ठीक है, आगे लिखिए। आगे लिखिए। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा के द्वारा ही ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा के द्वारा ही नाट्य शास्त्र ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा के द्वारा ही नाट्य शास्त्र अथवा नृत्य विज्ञान की स्थापना की गई। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा के द्वारा ही नाट्य शास्त्र तथा अथवा नृत्य विज्ञान की स्थापना की गई। ठीक है, पुलिस स्टॉप लगा के आगे लिखिए। मान्यता है कि पुलिस स्टॉप लगा के इसमें लिखिए। मान्यता है कि इंद्र तथा स्वर्ग के मान्यता है कि इंद्र तथा स्वर्ग के अनेक देवताओं मान्यता है कि इंद्र तथा स्वर्ग के अनेक देवताओं के अनुनय विनय से मान्यता है कि इंद्र तथा अन्य देवताओं के अनुनय विनय से प्रभावित होकर ब्रह्मा ने नृत्य वेद सृजित करने के लिए नृत्य वेद सृजित करने के लिए संकलित करने के लिए रचना करने के लिए नृत्य वेद सृजित करने के लिए चारों वेदों का उपयोग किया। नृत्य वेद सृजित करने के लिए चारों वेदों का उपयोग किया तथा
तथा नाट्य वेद नाम से पंचम वेद, तथा नाट्य वेद नाम से पंचम वेद प्रदान किया, तथा नाट्य वेद नाम से पंचम वेद प्रदान किया। ठीक है, आगे लिखिए। अब इसी में पैराग्राफ में करके लिखिए, भरतनाट्यम भरतनाट्यम नृत्य, भरतनाट्यम नृत्य मुख्यतः, भरतनाट्यम नृत्य मुख्यतः महिलाओं के द्वारा किया जाता है। भरतनाट्यम नृत्य मुख्यतः महिलाओं के द्वारा किया जाता है। भरतनाट्यम नृत्य मुख्यतः महिलाओं के द्वारा किया जाता है, तथा इसमें नृत्यांगना, नृत्यांगना होता है तो नृत्य प्रस्तुत कर रही है, तथा इसमें नृत्यांगना, विभिन्न मुद्राओं, तथा इसमें नृत्यांगना विभिन्न मुद्राओं का प्रदर्शन करती है। इसमें नृत्यांगना विभिन्न मुद्राओं का प्रदर्शन करती है एवं सदैव घुटने मोड़ कर नृत्य करती है। तो इसमें जो घुटना है उसकी जो पोजीशन क्या है थोड़ा मुड़ा रहेगा, है ना। तथा इसमें सदैव घुटना मोड़ कर नृत्य करती है, तथा इसमें सदैव घुटना मोड़ कर नृत्य करती है। ठीक है, यानी जो भरतनाट्यम जो नृत्य है इसमें विभिन्न मुद्राओं की, शरीर की विभिन्न मुद्राओं को किया जाता है। ठीक है, यानी कि अगर आप देखेंगे तो भरतनाट्यम नृत्य को आप देखेंगे कि कमर से नीचे का जो अंग है उसका पोजीशन तो अलग होगा, है ना, और ऊपर का जो पोजीशन उसका अलग होगा। उसमें हाथ और जो आंख है ये इन दोनों के द्वारा इसमें नृत्य किया जाता है, हाथ और आंखों की विभिन्न मुद्राओं के द्वारा। ठीक है, भरतनाट्यम नृत्य के प्रकार, भरतनाट्यम नृत्य के प्रकार, भरतनाट्यम नृत्य के प्रकार। पहला देखो अलारिपु, इसे सब प्रकार कहते हैं भरतनाट्यम नृत्य के प्रकार। पहला हो गया अलारिपु, अलारिपु। दूसरा लिखो जातिस्वरम, अलारिपु जातिस्वरम, जातिस्वरम, जातिस्वरम। तीसरा शब्दम, भरतनाट्यम नृत्य के प्रकार है अलारिपु, जातिस्वरम, शब्दम, वर्णम, वर्णम, यह वर्णम, वर्णम, फिर पदम, अलारिपु, जातिस्वरम, शब्दम, वर्णम, पदम, और अंतिम है तिल्लाना, तिल्लाना। ये भरतनाट्यम नृत्य के प्रकार है ना। तो भरतनाट्यम नृत्य के भी कई प्रकार हैं, अलारिपु भरतनाट्यम, जातिस्वरम, शब्दम, वर्णम, पदम और तिल्लाना। ठीक है, अब अगला नृत्य देखो ओडिसी नृत्य। भरतनाट्यम हो गया, देखिए ओडिसी नृत्य, ये भी एक सबसे नृत्य है ओडिसी भी, ओडिसी नृत्य। देखो ओडिसी नृत्य को, ओडिसी नृत्य में लिखिए, ओडिसी नृत्य को, ओडिसी नृत्य को पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर, ओडिसी नृत्य को पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर सबसे पुराने, ओडिसी नृत्य को पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर सबसे पुराने शास्त्रीय नृत्य के, सबसे पुराने
शास्त्रीय नृत्य के रूपों में से एक माना जाता है। ये जो ओडिसी नृत्य है उसको सबसे पुराने नृत्य में से काउंट किया जाता है ना। तो शास्त्रीय नृत्य को पुरातत्व तथ्यों के आधार पर सबसे पुराने शास्त्रीय नृत्यों के रूपों में से एक माना जाता है। आगे देखिए, उड़ीसा के पारंपरिक नृत्य, उड़ीसा के पारंपरिक नृत्य, उड़ीसा के पारंपरिक नृत्य ओडिसी का जन्म, उड़ीसा के पारंपरिक नृत्य ओडिसी का जन्म मंदिर में, ओडिसी का जन्म मंदिर में नृत्य करने वाली देवदासियों के नृत्य से हुआ है ना। तो हमारा जो ओडिसी नृत्य है, ये जो ओडिसी नृत्य का अभिनय कहाँ से हुआ है, तो मंदिरों में जो देवदासियां थी, और जो देवदासियां थी ये भगवान को प्रसन्न करने के लिए ये क्या करते थे, नृत्य करते थे। उसी से ही उद्गम माना जाता है ओडिसी नृत्य का। ठीक है, इसका जन्म मंदिर में नृत्य करने वाली देवदासियों के नृत्य से हुआ है। आगे लिखिए, ओडिसी नृत्य का उल्लेख, ओडिसी नृत्य का उल्लेख कई शिलालेखों में, ओडिसी नृत्य का उल्लेख कई शिलालेखों में, ओडिसी नृत्य का उल्लेख कई शिलालेखों में, जैसे ब्रह्मोत्तर मंदिर, जैसे ब्रह्मोत्तर मंदिर के शिलालेख, जैसे ब्रह्मोत्तर मंदिर के शिलालेख से प्राप्त हुआ है। ओडिसी नृत्य का उल्लेख ब्रह्मोत्तर मंदिर के शिलालेख से प्राप्त हुआ है। साथ ही इसका उल्लेख कोणार्क के सूर्य मंदिर, साथ ही इसका उल्लेख कोणार्क के सूर्य मंदिर से भी प्राप्त हुआ है। साथ ही इसका उल्लेख कोणार्क के सूर्य मंदिर से भी प्राप्त हुआ है। ठीक है, आगे इसी में फुल स्टॉप लगा लिखिए। इस नृत्य में अभिनय चंद्रिका, इस नृत्य में अभिनय चंद्रिका तथा इस नृत्य की अभिनय चंद्रिका तथा मंदिरों में, इस नृत्य की अभिनय चंद्रिका तथा मंदिरों में पाए गए, इस युद्ध में अभिनय चंद्रिका तथा मंदिरों में, मंदिरों की दीवारों में बहुत सारी मूर्तियां बनाई जाती थी ना, और वो मूर्तियां भी नृत्य की मुद्राओं में थी। तो इस नृत्य की जो अभिनय चंद्रिका, जो अभिनय जो किया जा रहा है, जो एक्सप्रेशन दिया जा रहा है नृत्यों के द्वारा, तो अभिनय चंद्रिका और मंदिरों में प्राप्त हुई मंदिरों में प्राप्त तराशे हुए पत्थर की जो मूर्तियां हैं, उसमें जो डांस की जो भी एक शैली बनी हुई है ना, वो बहुत ही बेहतरीन है ना, और वो क्या है, बिल्कुल तारीफ की पात्र है। तो इसमें हमको लिखना है कि इसमें अभिनय चंद्रिका तथा मंदिरों में पाए गए तराशे हुए नृत्य की मुद्राएं, मंदिरों में पाए गए तराशे हुए नृत्य की मुद्राएं प्रशंसा की पात्र है, प्रशंसा की प्राप्त है। हिसाब लगे लिखे, ओडिसी नृत्य में, ओडिसी नृत्य में भगवान कृष्ण, ओडिसी नृत्य में भगवान कृष्ण की कथाओं का मंचन किया जाता है। जो ओडिसी नृत्य है, इसमें एक तरीके से जो कृष्ण लीला है उसका रूपांकन किया जाता है,
उससे संबंधित मुद्राएं होती हैं। ओडिसी नृत्य में भगवान कृष्ण, जो कि विष्णु के 8वें अवतार हैं, भगवान कृष्ण की कथाओं का मंचन किया जाता है। कथाओं का मंचन किया जाता है। यह एक कृष्ण की कथाओं का मंचन किया था। यह एक कवितामय शास्त्रीय नृत्य है। यह एक कवितामय शास्त्रीय नृत्य है। यह एक कवितामय शास्त्रीय नृत्य है जिसमें उड़ीसा के परिवेश, ये एक कवितामय शास्त्रीय नृत्य है जिसमें उड़ीसा के परिवेश तथा ये कवितामय शास्त्रीय नृत्य है जिसमें उड़ीसा के परिवेश तथा वहां के मुख्य देवता तथा वहां के मुख्य देवता भगवान जगन्नाथ तथा वहां के मुख्य देवता भगवान जगन्नाथ की महिमा का वर्णन किया था। यानी जो नृत्य किया था उसमें ही भगवान जगन्नाथ की महिमा का वर्णन किया था। ऐसी जो मुद्राएं है ना, ऐसी इस तरीके से डांस किया था। पूरा कथानक का मंचन किया जाता है भगवान कृष्ण की लीलाओं का। और चूंकि उड़ीसा का क्षेत्र है, जगन्नाथपुरी का क्षेत्र है, तो भगवान जो जगन्नाथ है उनको, भगवान जगन्नाथ को माना जा रहा है, कृष्ण भगवान को। तो इस कृष्ण लीलाओं का कथानक किया जा रहा है, मंचन किया जा रहा है नृत्य के द्वारा, जिसमें यहाँ के मुख्य देवता भगवान जगन्नाथ की महिमा का गान किया जाता है। और यह नृत्य भगवान कृष्ण को समर्पित है। और यह नृत्य भगवान कृष्ण को समर्पित है। ठीक है, फुल स्टॉप लगा के लिखिए। इसके छंद संस्कृत नाट्य गीत, इसके छंद संस्कृत नाट्य गीत गोविंदम से लिए गए हैं। इसके छंद संस्कृत नाट्य गीत गोविंदम से लिए गए हैं। ठीक है, चलो अब लिखो कुचिपुड़ी नृत्य। कुचिपुड़ी, की बात आ गया, कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी, ठीक है, कुचिपुड़ी लिखे। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश की एक स्वदेशी नृत्य शैली है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश की एक स्वदेशी नृत्य शैली है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश की एक स्वदेशी नृत्य शैली है जिसने इसी नाम के एक गांव से जन्म लिया। आंध्र प्रदेश की कुचिपुड़ी गांव से ही इसका जन्म हुआ है, जिसने इसी नाम के एक गांव से जन्म लिया। ठीक है, जिसने इसी नाम के गांव से जन्म लिया तथा वर्तमान में भी यह एक निरंतर तथा जीवंत नृत्य परंपरा है। तथा वर्तमान में भी यह एक निरंतर एवं जीवंत नृत्य परंपरा है। जीवंत नृत्य परंपरा है। आगे लिखो, कुचिपुड़ी कला का जन्म कुचिपुड़ी कला का जन्म अधिकांश भारतीय कुचिपुड़ी कला का जन्म अधिकांश भारतीय शास्त्रीय नृत्यों कुचिपुड़ी कला का जन्म अधिकांश शास्त्रीय भारतीय नृत्यों की तरह ही शास्त्रीय नृत्यों के तरह ही धर्मों से जुड़ा हुआ है।
कुचिपुड़ी नृत्य भी अधिकांश भारतीय शास्त्रीय नृत्यों की तरह ही धर्म से जुड़ा हुआ है। हाँ, जैसे हमने देखा मोहिनीअट्टम, ये भी धर्म से जुड़ा हुआ है, विष्णु को ब्रह्मा को माना जा रहा है ना, इसका जनक। उसके बाद हम देख रहे हैं कि जो ओडिसी है ये कृष्ण की लीलाओं से जुड़ा हुआ है। इसी तरीके से जो कुचिपुड़ी है ये भी धर्म से ही जुड़ा हुआ है ना, और आंध्र प्रदेश से इसका उद्गम होता है। देखो, एक लंबे समय से यह नृत्य केवल आंध्र प्रदेश के मंदिरों में वार्षिक उत्सव के तौर पर प्रदर्शित किया जाता रहा है। एक लंबे समय से यह नृत्य आंध्र प्रदेश के मंदिरों में वार्षिक उत्सव के अवसर पर प्रदर्शित किया जाता रहा है। वह भी सिर्फ ब्राह्मण समुदाय के पुरुषों के द्वारा। नहीं, जो कुचिपुड़ी रहते हैं, ये कुचिपुड़ी लंबे समय से सिर्फ आंध्र प्रदेश के मंदिरों में ही इसका प्रदर्शन होता रहा, वो भी ब्राह्मण समुदाय के जो पुरुष है उनके द्वारा। ठीक, और कोई समुदाय नहीं नृत्य कर सकता था, ना ही महिलाएं इसमें भाग ले सकती थी। तो ब्राह्मण समुदाय के जो पुरुष है उनके द्वारा इस नृत्य का प्रदर्शन किया जाता है। ठीक है, फुल स्टॉप लगा के लिखिए, यह ब्राह्मण समुदाय कुचिपुड़ी के भागवत थालू कहलाते थे। भागवत थालू, यह जो ब्राह्मण परिवार है, कोई ना कोई परिवार होता था ना, और उसी में ही परंपरा चलती रहती है। वही क्या करते थे, वही मंदिरों में इस कुचिपुड़ी रहते हैं उसका प्रदर्शन करते थे। तो अब एक परिवार के पास ये पीढ़ी दर पीढ़ी परंपरा चली आ रही है ना, पिता करते थे, फिर उसका पुत्र। तो ये जो परिवार है, ब्राह्मण समुदाय का परिवार है, वो क्या कहलाता है, भागवत थालू। कुचिपुड़ी प्रदर्शित करने वाला जो परिवार है ब्राह्मण का, वो क्या कहलाएगा, भागवत थालू कहलाते थे। ठीक, एक यही पे लिख लीजिए, कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित प्रमुख कलाकार है। शॉर्ट में डालिए, प्रमुख नर्तक और नर्तकी। इसका लिखवा देता हूँ, इसके पहले ओडिसी के भी लिखवा देता हूँ। प्रमुख नर्तक एवं नर्तकी कौन कौन है? एक राधा रेड्डी लिखो, राधा रेड्डी प्रमुख नर्तक एवं नर्तकी राधा रेड्डी। एक लिखो यामिनी कृष्णमूर्ति, राधा रेड्डी यामिनी कृष्णमूर्ति। ठीक है, अगला लिखो स्वप्न सुंदरी बाला सरस्वती। और नेक्स्ट है नायडू, अगला है नायडू। अब पैराग्राफ लिख लीजिए इसके बाद। भरतनाट्यम के समान ही कुचिपुड़ी में भी अनेक परिवर्तन हो गए हैं। भरतनाट्यम के समान ही कुचिपुड़ी में भी अनेक परिवर्तन हो गए हैं तथा वर्तमान में नर्तक एवं नर्तिकाएं दोनों ही, देखिए अभी तक पुरुष ही कर रहे थे ना, लेकिन अब वर्तमान में नर्तक एवं नर्तिकाएं दोनों ही इस नृत्य का प्रशिक्षण ले रहे हैं, तथा मंचन कर रहे हैं। वर्तमान में नर्तक तथा नर्तकी दोनों ही इस नृत्य का प्रशिक्षण ले रहे हैं तथा मंचन कर रहे हैं।
ठीक है, अगला लिखो, भरतनाट्यम हो गया, ओडिसी हो गया, कुछ अगला लिखिए मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम नृत्य, मोहिनी अट्टम नृत्य, मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम लिखिए। यह नृत्य केरल की महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला अर्धशास्त्रीय नृत्य है। यह नृत्य केरल की महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला अर्धशास्त्रीय नृत्य है। यह नृत्य केरल की महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला एक अर्धशास्त्रीय नृत्य है, जो कि कथकली से कहीं अधिक प्राचीन माना जाता है। जो कथकली से कहीं अधिक प्राचीन माना जाता है। ठीक है, जो कि कथकली से कहीं अधिक प्राचीन माना जाता है। फिर सवाल आगे लिखिए, मोहिनी अट्टम नृत्य, मोहिनी अट्टम नृत्य मुख्यतः, मोहिनी अट्टम नृत्य मुख्यतः केरल के मंदिरों में, मोहिनी अट्टम नृत्य मुख्यतः केरल के मंदिरों में किया जाता है। ठीक है, केरल के मंदिरों में किया जाता है और इस कारण इसे देवदासी नृत्य, ओडिसी जो नृत्य है उसको देवदासी नृत्य कह रहे थे ना, देवदासियों के द्वारा ही वो ओडिसी नृत्य आएगा, तथा इसे देवदासी नृत्य का उत्तराधिकारी माना जाता है। तथा इसे मोहिनी अट्टम को, जो देवदासी नृत्य है ओडिसी नृत्य, उसी का इसको क्या माना जा रहा है, उत्तराधिकारी माना जाता है। ठीक है, अभी जो नृत्य है मोहिनी अट्टम, तो इसका मतलब क्या है, फुल स्टॉप लगा के लिखे। मोहिनी शब्द का अर्थ, मोहिनी शब्द का अर्थ एक ऐसी महिला से है। मोहिनी शब्द का अर्थ एक ऐसी महिला से है। मोहिनी शब्द का अर्थ एक ऐसी महिला से है जो लोगों का ध्यान आकर्षित कर ले, जो लोगों का ध्यान आकर्षित कर ले, यानी कि उनका मनमोह ले, जो लोगों का ध्यान आकर्षित कर ले। ठीक है, अब देखिए इसके साथ एक कहानी जुड़ी हुई है मोहिनी अट्टम के साथ। एक तो कहानी जुड़ी हुई है समुद्र मंथन से, कि जब समुद्र मंथन हो रहा था तो समुद्र मंथन के दौरान विष भी निकला, अमृत निकला, और जब अमृत निकला तो जो देवता है असुर है, उन दोनों में ही उस अमृत को पीने के लिए होड़ मच गई, है ना। तो फिर भगवान विष्णु ने मोहिनी का अवतार धारण किया और उस मोहिनी का अवतार धारण करके उसने जो राक्षस है उनके सामने नृत्य करना शुरू किया, उनको सम्मोहित कर लिया। ठीक, और उनको सम्मोहित जब सब हो गए तो देवताओं और जो असुर है उनको एक लाइन में बैठा करके और उनको उन्होंने कहा कि मैं अमृत परोसूंगी। तो नृत्य करते करते उन्होंने क्या किया कि जो देवता है उनको अमृत परोसने लगी और जो असुर है उनको ऐसे सादा पानी, है ना। तो एक तो ये कथा जुड़ी हुई है, तो ये भी एक नृत्य के द्वारा इसका पूरा मंथन किया जाता है पूरी स्टोरी का। और एक कथा जुड़ी हुई है भस्मासुर से रिलेटेड, कि भगवान शिव ने एक राक्षस भस्मासुर को जब आशीर्वाद दे दिए थे कि जिसके ऊपर वो हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा, और भस्मासुर फिर शिव के ऊपर ही अपनी शक्ति का प्रयोग करने के लिए शिव के पीछे ही पड़ गया। तो फिर शिव की प्रार्थना पर भगवान विष्णु के द्वारा मोहिनी का रूप लिया गया और अपने नृत्य के द्वारा भस्मासुर को सम्मोहित करके पूरी तरीके से, और उसे नृत्य करने के लिए उसको चैलेंज किया, और नृत्य करते करते क्या किया, धीरे से उसी का हाथ उसके ऊपर रखवा दिया, है ना। नृत्य का एक स्टेप करते करते उसी के सर पर उसका हाथ रखवा दिया और वो हो गया। तो ये जो दो कहानियां हैं, ये दोनों जो कहानियां हैं उनका जो एक पूरा कथानक है, जो मंचन है, वो मोहिनी अट्टम नृत्य के द्वारा होता है ना। और इसी से नाम पड़ गया मोहिनी अट्टम, यानी कि मन मोह लेने वाला, जैसे भस्मासुर का मन मोह हो गया, मन मोह लिया, या फिर राक्षसों का मन मोह लिया। तो इस तरीके से मोहिनी अट्टम जो नृत्य है उसका वो जो कथानक है, वो जो कहानी है, उसका यहाँ पर रूपांतरण किया जाता है, चित्रण किया जाता है, ठीक है, मंचन किया जाता है।
ठीक है। तो हाँ देखिए, इस नृत्य का संबंध, इस नृत्य का संबंध समुद्र मंथन, इस नृत्य का संबंध समुद्र मंथन तथा भस्मासुर के विनाश की कहानी से है। इस नृत्य का संबंध समुद्र मंथन तथा भस्मासुर के विनाश की कहानी से है। भस्मासुर के विनाश की कहानी से पुलिस स्टॉप लगे लिखिए। वैष्णव भक्तों के द्वारा, वैष्णव भक्त होते हैं जो कि विष्णु को अपना इष्ट देवता मानते हैं, है ना। शैव संप्रदाय वाले शिव को मानेंगे और वैष्णव संप्रदाय वाले किसको मानते हैं? विष्णु को। ठीक है। तो अतः वैष्णव भक्तों ने इस नृत्य को मोहिनी अट्टम नाम दिया। अतः वैष्णव भक्तों ने इस नृत्य को मोहिनी अट्टम नाम दिया। ठीक है, फुल स्टॉप लगा लिखिए। मोहिनी अट्टम नृत्य की विषय वस्तु, मोहिनी अट्टम नृत्य की विषय वस्तु प्रेम तथा भगवान के प्रति समर्पण है। मोहिनी अट्टम नृत्य की विषय वस्तु प्रेम तथा भगवान के प्रति समर्पण है। ठीक है, मोहिनी अट्टम नृत्य की विषय वस्तु क्या है? प्रेम तथा भगवान के प्रति समर्पण। देखो, मोहिनी अट्टम नृत्य के प्रमुख नर्तक है इतिहास, है ना। तो प्रमुख कलाकार, प्रमुख कलाकार में देखो सुनंदा नायर, प्रमुख कलाकार में एक सुनंदा नायर। दूसरे देखो वैजयंती माला, सुनंदा नायर, वैजयंती माला। जयप्रभा मेनन, वैजयंती माला, जयप्रभा मेनन। हेमा मालिनी, हेमा मालिनी। श्रीदेवी, श्रीदेवी। रागिनी देवी, रागिनी देवी। और एक और है तारा निगुबाड़ी, है तो और भी बहुत सारी, ये मुख्य है, ज्यादा पूछी जाती है। हेमा मालिनी बहुत ज्यादा पूछी गई है, हेमा मालिनी किस नृत्य से संबंधित है। और तारा निगुबाड़ी, ये है तारा निगुबाड़ी, तारा निगुबाड़ी। ठीक, ये हो गए भरतनाट्यम नृत्य से संबंधित प्रमुख नर्तक और नर्तकियां। ठीक है, अब अगला नृत्य आ रहा है सप्तारिया नृत्य। अगला कौन सा? सप्तारिया। ठीक है, लिखिए सप्तारिया नृत्य, सप्तारिया नृत्य जिसे सप्तारिया नृत्य जिसे हाल ही में सप्तारिया नृत्य जिसे हाल ही में संगीत कला अकादमी ने सप्तारिया नृत्य जिसे हाल ही में संगीत कला अकादमी ने प्रमुख शास्त्रीय नृत्यों की सूची में शामिल किया है। सप्तारिया नृत्य जिसे हाल ही में संगीत कला अकादमी ने प्रमुख शास्त्रीय नृत्यों की सूची में शामिल किया है। प्रमुख शास्त्रीय नृत्यों की सूची में शामिल किया है। तो सब लगे, यह असम राज्य में प्रचलित है। यह असम राज्य में प्रचलित है तथा इसकी शुरुआत, यह असम राज्य में प्रचलित है, इसकी शुरुआत
तथा इसकी शुरुआत वैष्णव धर्म के संस्थापक इसकी शुरुआत वैष्णव धर्म के संस्थापक इसकी शुरुआत वैष्णव धर्म के संस्थापक श्रीमंत वैष्णव धर्म के संस्थापक श्रीमंत शंकरखेड़ वैष्णव धर्म के संस्थापक श्रीमंत शंकरखेड़ इसकी शुरुआत वैष्णव धर्म के संस्थापक श्रीमंत शंकरखेड़ द्वारा की गई। ठीक है, फिर तो लिखिए यह नृत्य आमतौर पर असम के मठों में यह नृत्य आमतौर पर असम के मठों में परंपरा के रूप में शुरू हुआ। यह नृत्य मुख्य रूप से असम के मठों में परंपरा के रूप में शुरू हुआ और मठों के रूप में शुरू हुआ और 19वीं सदी में यह मठों से बाहर प्रचलित हुआ और 19वीं सदी में यह मठों से बाहर प्रचलित हुआ। ठीक है, और 19वीं सदी में ये मठों से बाहर प्रचलित हुआ। आगे लिखिए यह नृत्य पौराणिक कहानियों एवं शिक्षाओं को मनोरंजक तरीके से पेश करने की कलात्मक विधा है। यह नृत्य पौराणिक कहानियों एवं कथाओं को मनोरंजक तरीके से पेश करने की कलात्मक विधा है। पेश करने की एक कलात्मक विधा है। ठीक है, फुल स्टॉप लगा लिखिए प्रारंभिक समय में फुल स्टॉप लगा लिखना है। प्रारंभिक समय में यह नृत्य पुरुष भिक्षुओं के द्वारा किया जाता था। प्रारंभिक समय में यह नृत्य पुरुष भिक्षुओं के द्वारा किया जाता था, परंतु अब यह इसमें महिलाएं अग्रणी हैं। हाँ, ऐसे लिखो, परंतु अब इसमें महिलाएं अग्रणी हैं। ठीक है, इसमें महिलाएं अग्रणी हैं। पुलिस स्टाफ फिर आगे लिखिए इसमें ड्रम कौन कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया था वो लिखवा रहा हूं। इसमें ड्रम, झांझ एवं बांसुरी आदि का प्रमुखता से प्रयोग होता है। इसमें ड्रम, झांझ तथा बांसुरी आदि का प्रमुखता से प्रयोग होता है। वर्तमान में प्रमुखता से प्रयोग किया जाता है। वर्तमान में इसमें वायलिन तथा हारमोनियम का भी प्रयोग किया जाता है। वर्तमान में इसमें हारमोनियम तथा वायलिन का भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब अगला लिखे कथकली। कथकली लिखे यह नृत्य केरल के दक्षिण पश्चिमी राज्यों में अधिक प्रचलित है। यह नृत्य केरल के दक्षिण पश्चिम राज्यों में अधिक प्रचलित है। दक्षिण पश्चिम राज्यों में अधिक प्रचलित है तथा
दक्षिण पश्चिम राज्यों में अधिक प्रचलित है तथा वहीं यह समृद्ध हुआ तथा फला फूला। फुल स्टॉप लगेंगे, वहीं यह फला फूला था समृद्ध हुआ। फुल स्टॉप लगेंगे। कथकली का अर्थ एक कथा के नाटक। कथकली का अर्थ एक कथा के नाटक या एक नृत्य नाटिका से है। कथकली का अर्थ एक कथा के नाटक या एक नृत्य नाटिका से है, ठीक है। प्रश्न लगे लिखिए। इस नृत्य में कलाकार महाभारत तथा रामायण के एवं पुराणों के महाभारत तथा रामायण के एवं पुराणों के किरदारों का अभिनय करता है। ठीक है, तो इस नृत्य में कलाकार रामायण महाभारत तथा पुराणों के किरदारों का अभिनय करता है। ठीक है, आगे लिखे। यह नृत्य अत्यंत रंग बिरंगा नृत्य है। बहुत कलरफुल इसमें कपड़े पहने जाते हैं। आपने देखा होगा वो बड़ा सा मुकुट लगा करके और चेहरे में बहुत सारा लगा बड़ा सा वो मुकुट पहन करके, है ना, डांस होता है। तो वो कौन सा नृत्य है? वो है कथकली। बड़ा सा मुकुट और बहुत सारा मेकअप और बड़ा सा गोल सा पहन करके कथकली है। ये एक अत्यंत रंग बिरंगा नृत्य है। इसके कलाकार जो इसको ये डांस करते हैं, इसके कलाकार उभरे हुए परिधान, एक ऐसा इस तरीके से घेर जैसा भी बोलो। इसके कलाकार उभरे हुए परिधान, फूलदार दुपट्टा, मुकुट एवं आभूषणों से सजे होते हैं। आगे लिखो। इसके कलाकार विभिन्न भूमिकाओं का चित्रण करने के लिए विभिन्न भूमिकाओं का चित्रण करने के लिए सांकेतिक रूप से विशिष्ट प्रकार के रूप धरते हैं। इसके कलाकार विभिन्न भूमिकाओं का चित्रण करने के लिए सांकेतिक रूप से विशिष्ट प्रकार का रूप धरते हैं, जो कि उसके चरित्र को अधिक आकर्षक बनाते हैं। अच्छा, इस नृत्य में ये जो नृत्य है इसमें केवल आंखों के इशारे और जो हाथ है जो इसका ही प्रयोग होता है। ठीक है, तो जो आंखें हैं इसका प्रयोग होता है इस डांस में, यानी सांकेतिक मुद्राओं का प्रयोग होता है। एक्सप्रेशन, आंख और जो हाथ है, इसके द्वारा ये पूरा डांस होता है। ठीक है, देखिए कलाकारों के चेहरे के भाव
नेत्रों का संचालन, कलाकारों के चेहरे का भाव, नेत्रों का संचालन, कौमा गाल, नाक एवं ठोड़ी, ये भी गाल, नाक एवं ठोड़ी की अभिव्यक्ति, गाल, नाक एवं ठोड़ी की अभिव्यक्ति पर बारीकी से काम किया जाता है, बारीकी से काम किया जाता है। ठीक है, देखिए इसके प्रमुख कलाकार, इसके प्रमुख कलाकार, प्रमुख कलाकार लिखो शांताराव गोपीनाथ, शांताराव गोपीनाथ, दूसरा रीता गांगुली, शांताराव गोपीनाथ, दूसरा है रीता गांगुली। ठीक है, अगले है रुक्मणी देवी, रुक्मणी देवी। नेक्स्ट है मृणालिनी साराभाई, मृणालिनी साराभाई, मृणालिनी साराभाई, है ना। नेक्स्ट है कृष्णन कुट्टी माधवन, कृष्णन कुट्टी माधवन, अगला है कृष्णन कुट्टी माधवन। ठीक है, और नोट डाल के लिख लीजिए, नोट डाल के लिख लीजिए गुरु कंछु कुरुप, गुरु कंछु कुरुप, ये कंछु, गुरु कंछु कुरुप, गुरु कंछु कुरुप राष्ट्रीय पुरस्कार पाने वाले प्रथम कलाकार थे, है ना। नृत्य में राष्ट्रीय पुरस्कार पाने वाले प्रथम कलाकार कौन है? गुरु कंचु कुरुप। अगला लिखिए कथक, अगला नृत्य है कथक, अगला है कथक। और इस जो कथक नृत्य है इसमें जो पैर है उनके संचालन पर विशेष महत्व दिया जाता है। जैसे कथकली में आंखों के भाव भंगिमाएं और हाथ, इसका ज्यादा प्रयोग होता है। कथकली में जो कथक है इसमें पैरों का अधिक प्रयोग किया था, पैरों में बहुत सारे घुंघरू बांध करके एक नृत्य होता है। तो देखिए कथक, देखिए शास्त्रीय नृत्य में, शास्त्रीय नृत्यों में कथक नृत्य, शास्त्रीय नृत्यों में कथक नृत्य 100 से अधिक घुंघरू, शास्त्रीय नृत्यों में कथक नृत्य 100 से अधिक घुंघरुओं को, 100 से अधिक घुंघरुओं को पैर में बांधकर, 100 से अधिक घुंघरुओं को पैर में बांधकर तालबद्ध पदचाप, तालबद्ध पदचाप, तालबद्ध पदचाप एवं विहंगम चक्कर, गोल गोल होगा। ठीक है, पैरों बांध कर डांस करते हुए गोल गोल पूरा, तो तालबद्ध पदचाप एवं विहंगम चक्कर द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, विहंगम चक्कर द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, ठीक है। इस नृत्य में हिंदू धार्मिक कथाओं के अलावा, इस नृत्य में हिंदू धार्मिक कथाओं के अलावा पर्शियन तथा उर्दू कविता, पर्शियन तथा उर्दू कविता से ली गई विषय वस्तु, पर्शियन तथा उर्दू कविता से ली गई विषय वस्तु का भी नाटकीय प्रस्तुतिकरण किया जाता है। पर्शियन तथा उर्दू कविता से ली गई विषय वस्तु का भी नाटकीय प्रस्तुतिकरण किया जाता है। देखिए कथक का जन्म, कथक का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ, कथक का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ, फुल स्टॉप।
कथक की शैली का जन्म, जो कथक नृत्य है इसकी शैली है, कथक की शैली का जन्म, कथक की शैली का जन्म ब्राह्मण पुजारियों द्वारा, कथक की शैली का जन्म ब्राह्मण पुजारियों द्वारा, ब्राह्मण पुजारियों द्वारा किया गया, ब्राह्मण पुजारियों द्वारा किया गया। और जिन पुजारियों ने इस कथकली जो नृत्य है इसका जो है शुरू किया, उन पुजारियों का नाम है कथा, पुजारी का नाम है कथा। तो इस नृत्य का जो प्रारंभ उसने किया ब्राह्मण पुजारियों के द्वारा किया गया, और ब्राह्मण पुजारियों के द्वारा गया कथक, ब्राह्मण पुजारियों द्वारा किया गया तथा उन्हें कथक कहा गया। यानी कि इस नृत्य के द्वारा पूरी तरीके से पूरी कथा है उसी के रूप में उसका रूपांतरण किया जाता है, चित्रण, यानी एक पूरी कथा जो है वो ही इसका एक वो ले लिया जाता है ना, एक कोई सब्जेक्ट उस पूरे सब्जेक्ट का मंचन हो जाता है। देखिए उत्तर भारत में मुगलों के आने पर, उत्तर भारत में मुगलों के आने पर इस नृत्य को, उत्तर भारत में मुगलों के आने पर इस नृत्य को शाही दरबार में ले जाया गया, इस नृत्य को शाही दरबार में ले जाया गया तथा मुगल शासकों से संरक्षण प्राप्त करके, तथा इसीलिए आप देखेंगे जो लखनऊ वगैरह है ये कथक के बहुत मतलब कथक का पूरा एक केंद्र बन गया है। जो लखनऊ घराना है कथक के बिरजू महाराज जिसके अभी हाल ही में निधन हुआ, तो वाजिद अली शाह के दरबार में जो कथक जो कलाकार हैं ये उनकी भरमार थे, तथा मुगल राजाओं का संरक्षण प्राप्त करके, तथा मुगल शासकों का संरक्षण प्राप्त करके कथक ने वर्तमान स्वरूप लिया, तथा मुगल शासकों का संरक्षण प्राप्त करके कथक ने वर्तमान स्वरूप लिया। ठीक है, आगे लिखे इस नृत्य में अब धर्म की अपेक्षा, इस नृत्य में अब धर्म की अपेक्षा, इस नृत्य में अब धर्म की अपेक्षा सौंदर्य बोध पर अधिक बल दिया जाता है, इस नृत्य में अब धर्म की अपेक्षा सौंदर्य बोध पर अधिक बल दिया जाता है, सौंदर्य बोध पर अधिक बल दिया जाता है। ठीक है, आगे लिखिए कथक शब्द का उद्भव, कथा शब्द का उद्भव कथा से हुआ है, कथक शब्द का उद्भव कथा से हुआ है जिसका शाब्दिक अर्थ है कहानी कहना, कथक शब्द का उद्भव कथा से हुआ है जिसका शाब्दिक अर्थ है कहानी कहना। अच्छा, पुराने समय में जो कथावाचक होते थे अपनी कथा सुनाने के साथ ही साथ एक नृत्य के माध्यम से पूरी कथा का मंचन किया करते थे ना। बाद में ये क्या है, इसमें अब ये कथा वगैरह की शास्त्र में सौंदर्य बोध अधिक आ गया है। ठीक लिखे, इसके दो घराने हैं, जो कथा के इसके दो घराने हैं, लखनऊ घराना तथा जयपुर घराना। इस नृत्य परंपरा के दो घराने हैं, एक को हम कहेंगे लखनऊ घराना और एक जयपुर घराना। इन दो जगह पर जो कथक कला है, कथक नृत्य कला, ये ज्यादा विकसित हुई, जयपुर घराना और लखनऊ घराना। देखिए इसके प्रमुख कलाकार पहला लच्छू महाराज, प्रमुख कलाकार में पहला लिखो लच्छू महाराज, दूसरा लिखे नीलिमा आधे, नीलिमा आधे, ये आधे, नीलिमा आधे, ठीक है, लच्छू महाराज, नीलिमा आधे, कुमुदनी लखिया, बिरजू महाराज, शंभू महाराज,
जयलाल एवं दमयंती, जयलाल एवं दमयंती, जयलाल एवं दमयंती ये मुख्य कलाकार हो गए, जयलाल एवं दमयंती, जयलाल एवं दमयंती। ठीक है, अब अगला लिखे मणिपुरी नृत्य। मणिपुरी नृत्य नाम से हमें स्पष्ट हो रहा है कि मणिपुरी जो नृत्य है कहाँ पे नृत्य होगा, मणिपुर क्षेत्र में, नॉर्थ में ज्यादा प्रचलित है मणिपुरी नृत्य। देखो पूर्वोत्तर भारत के, मणिपुर नृत्य में लिखे पूर्वोत्तर भारत के मणिपुर क्षेत्र से, पूर्वोत्तर भारत के मणिपुर क्षेत्र में, पूर्वोत्तर भारत के मणिपुर क्षेत्र में इस शास्त्रीय नृत्य का विकास हुआ, पूर्वोत्तर भारत के मणिपुर क्षेत्र में इस शास्त्रीय नृत्य का विकास हुआ। यह नृत्य पूर्वोत्तर भारत के मणिपुर क्षेत्र में इस नृत्य का विकास हुआ। यह नृत्य भारत के अन्य नृत्यों से भिन्न है, यह नृत्य भारत के अन्य नृत्यों से भिन्न है। फुल स्टॉप लगा के लिखिए, यह नृत्य भारत के अन्य नृत्यों से भिन्न है, फुल स्टॉप लगाइए। इसमें शरीर धीमी गति से चलता है, इसमें शरीर धीमी गति से चलता है, इसमें शरीर धीमी गति से चलता है तथा सांस्कृतिक भव्यता, तथा सांस्कृतिक भव्यता और मनमोहक गति से, तथा सांस्कृतिक भव्यता एवं मनमोहक गति से उंगलियां, मनमोहक गति से उंगलियां तथा भुजाएं, मनमोहक गति से उंगलियां तथा भुजाएं प्रवाहित होती हैं। यानी कि उंगलियां और भुजाओं का ज्यादा इसमें योगदान है और बड़ी ही स्लो मोशन में रहता है, बहुत धीमी गति से, और उंगलियां तथा भुजाएं प्रवाहित होती हैं। देखो यह नृत्य रूप 18वीं सदी में, यह नृत्य रूप 18वीं सदी में वैष्णव संप्रदाय के साथ विकसित हुआ। यह नृत्य रूप 18वीं सदी में वैष्णव संप्रदाय के साथ विकसित हुआ। ठीक है, आगे लिखिए, इसके शुरुआती रीति रिवाज, इसके शुरुआती रीति रिवाज, इसके शुरुआती रीति रिवाज में, इसके शुरुआती रीति रिवाज में जादुई नृत्यों, इसके शुरुआती रीति रिवाजों में जादुई नृत्यों आदि का कथानक होता था। इसके शुरुआती रीति रिवाजों में जादुई नृत्य रूपों का कथानक होता था। ठीक है, फुल स्टॉप लगा के लिखिए, फुल स्टॉप लगा के लिखिए। विष्णु पुराण, भागवत पुराण, विष्णु पुराण, भागवत पुराण तथा गीत गोविंदम, विष्णु पुराण, भागवत पुराण तथा गीत गोविंदम की रचनाएं इसमें विषय वस्तु के रूप में शामिल की गई। रचनाएं इसमें विषय वस्तु के रूप में शामिल की गई। ठीक है, फुल स्टॉप लगा के आगे लिखे। आधुनिक काल में रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा, आधुनिक काल में रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा मणिपुर नृत्य को, आधुनिक काल में रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा
मणिपुर नृत्य को शांति निकेतन में प्रवेश देकर, मणिपुर नृत्य को शांति निकेतन में प्रवेश देकर इसकी ख्याति बढ़ाने में सहायता की, इसकी ख्याति बढ़ाने में सहायता की। देखो इसमें प्रमुख कलाकार, प्रमुख कलाकार में देखो रीता देवी, प्रमुख कलाकार रीता देवी, सविता मेहता, रीता देवी, सविता मेहता, कलावती देवी, झावेरी बहनें, सांबित देवी, आदि प्रमुख है। एक निर्मला मेहता, बिल्कुल निर्मला मेहता, सांबित देवी, निर्मला मेहता आदि प्रमुख है। ठीक है, तो ये हो गए प्रमुख शास्त्रीय। कुछ अन्य शास्त्रीय नृत्य भी हैं जिनको इन 8 की श्रेणी में शामिल नहीं किया गया, बट 8 शास्त्रीय नृत्य में शामिल किया गया है ना, जैसे कि आपके कुट्टियट्टम वगैरह टाइप में है। तो ये मुख्य क्वेश्चन बनते हैं इन 8 शास्त्रीय नृत्यों से। मैं ऐसा करूंगा, एक सीट जो है मैं जो प्रमुख इन शास्त्रीय नृत्यों के प्रमुख जो कलाकार हैं उसको मैं उसकी एक फोटो जो है मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप में, तो उसमें आप लोग देख लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पर कुछ के नाम लिखवाए हैं, लेकिन और भी जो और इससे ज़्यादा हैं उनके नाम मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप में, तो उससे देख लेना। और इन जो कलाकार हैं उनके नाम थोड़ा सा एक बार पढ़ लेना। तो ये कलाकारों के डायरेक्ट नाम कल पूछ के जाते हैं। ठीक, तो ये आपका जो नृत्य का टॉपिक है ये कंप्लीट हो गया है। अगली क्लास में अब हम आज तो बात कर नहीं पाए हम लोग उसकी आर्किटेक्चर की, तो अगली जो क्लास होगी उसमें हम लोग आर्किटेक्चर की बात करेंगे। ठीक है, तो मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में, मतलब कल ही तो है अगली क्लास है ना, तो 8 से 9:30 है, उसमें हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो कल मिलते हैं 8 बजे और पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं।